नमस्कार आप लोगों को। देखिए, मैं आप लोगों को कहानी सुनाने के लिए कहाँ आया हूँ। दरअसल है क्या ना कि मुंबई में मैं जहाँ रहता हूँ उससे थोड़ी ही दूरी पे एक पहाड़ी है और जंगल है। तो मैंने कहा क्यों नहीं वहाँ चल के एकदम शांति से आप लोगों को कहानी सुनाया जाए। और मांस वास लेके आया हूँ पहाड़ पे भी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मनुष्यों की उत्पत्ति भले ही जंगल में हुई हो, वन मानुष रहे हों, बट अल्टीमेटली आज के मनुष्य को यहाँ से तो फिर शहर की तरफ ही जाना है। तो चलिए कोई उचित स्थान देखते हैं, वहाँ बैठ कर के आप लोग से बातें करता हूँ। स्थान मुझे मिल गया जहाँ मैं कुछ देर बैठ कर के अपने नॉवल को पढ़ सकता हूँ और आप लोगों को सुना सकता हूँ। मेरे पीछे आप देखिए, इस तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। ये मुंबई का मुलुंड इलाका है। मुलुंड और थाने का बॉर्डर है। मतलब मुंबई और थाने ज़िले का बॉर्डर है मुलुंड, वहाँ का ये नज़ारा है। ये पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। इसमें सबसे ऊंची एक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ मुलुंड वाले बताते हैं कि जब राउडी राठौर फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो अक्षय कुमार के कुछ फाइटिंग सीन और स्टंट सीन यहाँ पे फिल्माया गया था। तब बिल्डिंग ये बन रही थी, अभी लगभग तैयार है। तो ऐसा मुलुंड वाले बताते हैं। तब मैं यहाँ नहीं आया था, तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा। और इसके ठीक पीछे देखिए, ये जंगल है। जंगल, पहाड़, शांति। हाँ, तो मुंबई में ये नज़ारा आपको लोगों को आम मिलेगा। एक तरफ समंदर, एक तरफ बड़ा शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, और दूसरी तरफ जंगल, पहाड़। तो आप एक तरफ मेट्रो सिटी का आनंद लीजिए, दूसरी तरफ शांति वन में चले जाइए, समंदर के किनारे बैठ कर के कुछ बनाइए। तो चलिए बैठते हैं, देखते हैं। तो ये तो कहानी हो गई यहाँ की। अब मैं अपने, जैसा कि आप लोगों से कहा था मैंने पिछले वीडियो में कि अपने नॉवल की कहानी सुनाऊंगा, तो ये देखिए मेरी किताब है। और कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की थी। और लड़की कहाँ थी? एक खूबसूरत शहर है ऑकलैंड। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। और उस शहर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था चेल्सी। चेल्सी 19 साल की लड़की थी और वो आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट थी। जैसा कि हम लोगों का भी, सबका एक सपना होता है ज़िंदगी में कुछ करने का, कुछ बनने का। तो उसका भी एक सपना था। उसका सपना क्या था? दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट बनने का। उसका सपना था दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट बनने का। और सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो भाई चेल्सी जो है मानव सभ्यता पर अद्भुत और अतुलनीय काम करने की तमन्ना रखती थी। महज 19 साल की उम्र में ही चेल्सी संसार के प्राचीनतम शहरों पर रिसर्च करने लगी। जिस उम्र में दिलो दिमाग का झुकाव मनोरंजन, एडल्ट नॉवेल्स, टीवी, फैशन, इन सब में घूमता है, उस दौरान वो जो है मोटी मोटी किताबों, रिसर्च पेपरों और उसमें डूब गई थी। क्योंकि उसको एक दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, इसलिए इसके लिए ज़रूरी था पढ़ना, लिखना, रिसर्च करना। आकर्षक गठीले बदन वाले अभिनेताओं, फैशन, ग्लैमर जगत की शख्सियतों के बजाय लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, मूछ वाले पूरा विद्वानों की तस्वीरें उसके कमरे में शोभा बढ़ाती थी। उसके साथ की लड़कियां जिस समय बॉयफ्रेंड के साथ खूबसूरत तटों की रेतीली सतह पर बाहों में बाहें डाले रात गुजारती, उस वक्त चेल्सी के साथ पुरानी जिल्दबंद किताबें निभाती। उस वक्त चेल्सी का साथ पुरानी
जिल्ददार किताबें निभाती थी। आर्कियोलॉजी उसके लिए डिग्री मात्र नहीं थी, बल्कि एक जुनून था, जिसके चलते सहपाठियों ने उसका नामकरण हड़प्पा कर दिया। चेल्सी ने इसे अन्यथा नहीं लिया, बुरा नहीं माना। वह कहती, एक दिन मैं जावा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो से भी नायाब खोज करके दिखाऊंगी। चेल्सी ने इंडिया के विषय में पढ़ा। वो भारतीय पुरातन मानव सभ्यता, संस्कृति, धर्म के बारे में गहनता से रुचि लेने लगी। चेल्सी के दिमाग में घूमने लगा, भारत ही वह विशाल राष्ट्र है जहां उसकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लग सकते हैं। न्यूजीलैंड की बजाय इंडिया में खोज करना भविष्य के लिए सार्थक साबित होगा। चेल्सी दिन रात भारत के विषय में सोचने लगी। उठते बैठते सोते जागते हर जगह सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया। धीरे धीरे जुनून भी अपनी सीमाएं लांघने लगा। उसने ऑकलैंड शहर के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जो इंडिया घूम चुके थे। कई सकारात्मक नकारात्मक अनुभव सुनने को मिले। ज़्यादातर लोगों की कहानियाँ उसे रुचिकर लगीं। एक दिन उसके साथ अजीब सी घटना घटित। चेल्सी ने सपना देखा, इंडिया में एक पुरातन धार्मिक आध्यात्मिक शहर है। उस शहर का नाम क्या है? बनारस, काशी। मंदिरों और घाटों वाले शहर काशी से कुछ ही मील की दूरी पर एक खंडहर है, जिसमें सदियों पुराना एक मंदिर है। अब वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उस मंदिर के नीचे सोने के सिक्कों का प्राचीन भंडार दबा हुआ है। सोने की ये मोहरें कोई मामूली खजाना नहीं, बल्कि अपने अंदर मानव सभ्यता के विकास के अनछुए रहस्य को समेटे हुए हैं। उन रहस्यमय गोल्ड कॉइन्स तक दुनिया का कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पहुंच पाया है। यदि चेल्सी उस खजाने को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसके पीछे के रहस्य को सुलझा लेती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट बन जाएगी। तो भाई, अब उसका सपना जो था जुनून बन गया और वो अब सोचने लगी कि किस तरह से बनारस पहुँचें, उस मंदिर को ढूंढें, उस खजाने को ढूंढें, गोल्ड कॉइन्स को ढूंढें और उसमें जो कोड है, चिन्ह है, उसको डिकोड करके वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट बन जाए। उसने सोचा कि इस तरह से मुझे दुनिया में शोहरत तो मिलेगी ही, खजाने का बड़ा हिस्सा उसे इनाम में मिलेगा, जिसकी बदौलत वो ऑकलैंड, अपने शहर ऑकलैंड में एक बड़ा सा यॉट खरीदेगी, एक घर बनाएगी। उसके पास अपना यॉट होगा, जिस पे सवार होकर वो पूरी दुनिया का सफ़र करेगी और नई नई पुरानी पुरानी चीज़ों को तलाशेगी और दुनिया के सामने लेके आएगी। ऐसी जगहों पे जाएगी जहां आज तक लोगों का पहुंचना नामुमकिन सा रहा है। अगले कुछ दिनों तक चेल्सी के दिलो दिमाग पर वो ही सपना हावी रहा। चेल्सी ने जब से सपना देखा था गंभीर उहापोह में फंस गई थी। कौन है जो उसके सपनों पर विश्वास करेगा? उसके परिणाम क्या होंगे? ऐसे में ढेरों बातें उसके दिमाग में चलने लगी। बंद आँखों के सपने कई बार आंखें खुलने के बाद भी दिमाग पर बुरी तरह छाए रहते हैं। तब इंसान उन्हें पाने के लिए बेचैन हो उठता है। चेल्सी अपने सपने को साकार करने की जद्दोजहद में जुट गई। उसने इंडिया जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में चेल्सी अपने प्रोफेसर बेन के पास है। बेन से वो अपने सपने का जिक्र करती है। चेल्सी बोली, प्रोफेसर बेन, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? चेल्सी, मैं खूब समझ रहा हूँ, पुरातत्व की होनहार विद्यार्थी हो तुम। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारे दिमाग में हमेशा आर्कियोलॉजिस्ट ही घूमती रहते हैं। ये सपना भी इसी का नतीजा है और कुछ नहीं। कई बार जब इंसान किसी वस्तु के प्रति हद दर्जे की लालसा या लगाव रखता है, या यूँ कहें कि वो उसे अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेता है, तब व्यक्ति अति कल्पनावादी बन जाता है।
ऐसे में इस तरह के सपने दिखाई देना स्वाभाविक है। संभव है इसे गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या भी मान ली जाए, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तुम अपने असली लक्ष्य से भटक भी सकती हो। प्रोफेसर बेन चेल्सी को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि 21वीं सदी में इस तरह के खजाने की कल्पना करना मिथक मात्र है। चेल्सी ने जो देखा उसे सिर्फ आनंदमय सपना मानकर भूल जाए। कुछ देर खामोश रहने के बाद बेन दोबारा बोले। बेन ने कहा, सपने सिर्फ दिमागी अपशिष्ट होते हैं। सपनों में व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें देखता है जिनका वास्तविक जीवन में होना संभव नहीं होता। अक्सर व्यक्ति सपने चंचल, छलिया, कपटी और दुष्ट और शैतानी प्रकृति के भी होते हैं। कई बार आदमी औरत सपने में अपने नज़दीकी ब्लड रिलेशन वालों के साथ संभोग करते दिखते हैं। तो क्या इस तरह के घटिया वाहियात सपने सच हो जाते हैं? प्रोफेसर बेन की बातें सुनकर चेल्सी हैरान हो गई। प्रोफेसर बेन के पास वो बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी। उसने कहा, प्रोफेसर, आपकी बातों की मैं कद्र करती हूँ, मगर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने जागती आंखों से जो सपने देखे हैं उसका क्या? वे किताबें कैसे झूठ बोल सकती हैं जिन्हें बड़े बड़े पुराविद्वानों ने लिखा है? भारत का इतिहास कई काल और युगों में बटा हुआ है। भारतवर्ष सिंधु घाटी सभ्यता जैसे पुरातन सभ्यताओं का गवाह रहा है। वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। प्रोफेसर, आप इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि मध्यकालीन युग में भारत की खदानों से कोहिनूर जैसा नायाब हीरा निकला था जिसकी दुनिया मुरीद है। स्टडी से पता चलता है कि मेरे सपने का कोई न कोई और छोर तो ज़रूर है। अपनी बातों का वजन रखने के लिए चेल्सी ने मेज पर हाथ के पंजों से दबाव बनाया। चेल्सी की बात सुनकर प्रोफेसर बेन अपनी राजशाही कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी कुर्सी की भी एक अलग कहानी है। बेन की कुर्सी महारानी विक्टोरिया के ज़माने की थी, जिसे उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए बतौर पुरस्कार दिया गया था। बेन को उस कुर्सी पर सुकून मिलता था। बेन का चेहरा उनके पीछे की किताबों की रैक की तरफ था। उनकी नज़र भारी भरकम किताबों, ग्रंथों, अभिलेखों पर दौड़ रही थी। कुछ देर बाद वह चेल्सी की तरफ मुड़ गए। माथे की लकीर सिकोड़ते हुए बोले, हाँ, ठीक है, लेकिन एक सपने के पीछे हजारों मील दूर जाने की बात करना बुद्धिमानी भी तो नहीं। मेरी मानो चेल्सी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। न्यूजीलैंड में ढेरों आर्कियोलॉजिक प्लेसेस हैं, तुम वहाँ भी रिसर्च कर सकती हो। प्रोफेसर बेन बड़ी सी मेज का चक्कर लगाते हुए चेल्सी के पास पहुँचे। चेल्सी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बेन ने कहा, माय डियर, इंडिया बहुत दूर है, बहुत दूर। स्टडी कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम कहीं भी जा सकती हो। इस तरह खोज के लिए भी खजाने की ज़रूरत होती है। I mean मोटा बैंक बैलेंस। मैं कई ऐसे नाम जानता हूँ जिन्होंने अपनी पागलपंती में सब कुछ गंवा दिया। अपने मिथक को हासिल करने के लिए वे देश दुनिया के चक्कर काटते रहे, मगर अफसोस सिवाय दिवालियापन कि उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इन यूनिवर्सिटी तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए फंड मंजूर नहीं करेगी। मैं तुम्हें इंडिया जाने या विदेश में कहीं भी जाने का प्रपोजल वाइस चांसलर के सामने नहीं रख सकता। आई एम सॉरी। प्रोफेसर की बात सुनकर चेल्सी को धक्का पहुंचा। वो कुर्सी से अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं, यदि मैं कुछ ढूंढ निकालती
हूँ तो मेरी गिनती दुनिया के मशहूर पूरा विद्वानों में होगी। सोचिए प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का कितना नाम होगा। प्राचीन सिक्कों के खजाने की कल्पना से ही कितना रोमांच उत्पन्न हो रहा है। प्रोफेसर, इंडिया राजा महाराजाओं का देश रहा है। वहाँ के मंदिरों, किले, खंडहर, पुरातात्विक स्थलों के नीचे अगर खजाना छिपा भी हो तो कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। मेरे सपने को इस तरह से नकारा नहीं जा सकता। चेल्सी, मैं एक बार फिर कहता हूँ, यह एक मात्र सपना है, हकीकत नहीं। किसी और को यदि तुमने ये बात बताई तो तुम पर लोग हंसेंगे, प्रोफेसर बेन बोले। प्रोफेसर, मुझे हंसने वालों की परवाह नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पारलौकिक शक्ति मेरा ध्यान उस खजाने की तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो जिससे दुनिया आज तक बेखबर है। प्रोफेसर प्लीज़ हेल्प मी, चेल्सी गिड़गिड़ाती हुई बोली। चेल्सी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मानव सभ्यता की जड़ों तक पहुंचने में मैंने अपनी उम्र गुजार दी। दुनिया में खंडहर और उत्खनन स्थलों को खंगाल डाला। जाने कितने अभिलेखों, रिसर्च पर काम किया। बावजूद इसके हजारों साल पहले मानव द्वारा बसाए गए शहरों, अवशेषों, उनसे जुड़ी यादों, प्रतीकों, खंडित वस्तुओं और मूर्तियों के सिवाय आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है, प्रोफेसर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। प्रोफेसर की बातें सुनकर चेल्सी का चेहरा रुआंसा हो गया। बेन कुछ सुनने को राजी नहीं थे। चेल्सी कुछ देर तक स्तब्ध खड़ी रही। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध लिया। प्रोफेसर बेन की तरफ देखती हुई बोली, आपको जो समझना है समझिए। मुझे अपने सपने पर पूरा भरोसा है। मैं अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करके ही दम लूँगी। चेल्सी का तमतमाता चेहरा देखकर बेन थोड़े नरम पड़ गए और बोले, तो तुम इंडिया जाओगी? हाँ, मुझे भरोसा है अपने आप पर, अब तक की अपनी स्टडी पर। प्रोफेसर, मैंने उस सपने को महसूस किया है। चेल्सी आत्मविश्वास से लबरेज होकर बोली। प्रोफेसर बेन बिल्कुल शांत पड़ गए। उनके दिमाग में हलचल सी हो रही थी। चेल्सी वहाँ से जा चुकी थी। बेन दोबारा से किताबों की रैक की तरफ मुड़े और एक मोटी भारी भरकम किताब रैक से उठाकर टेबल तक ले आए। बेन पन्नों को बड़ी तन्मयता से पलटने लगे थे। तो दोस्तों, चैप्टर 1 यहीं पे समाप्त हो गया है। हालांकि ये पहली बार, फर्स्ट टाइम लाइफ में इस तरह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत अटका हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम इतना अटकूँगा नहीं और एक लय में सुनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्या है ना कि अभी मैं थोड़ा बाहर भी हूँ, तो इसमें भी थोड़ा घूम के बैठ के सुना रहा हूँ, तो उसमें भी हिल रहा हूँ, तो थोड़ा अटक रहा हूँ तो रहा ही। चैप्टर 1 यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ।